पैरालिसिस के बारे में हम सब जानते हैं कि पैरालिसिस बीमारी क्या होती है। इसमें अक्सर किसी पेशेंट के हाथ या पैर काम करना बंद कर देते हैं। हाथ पैर की जो मूवमेंट है वो चली जाती है। हाथ पैर में अगर पावर है तो वो बहुत कम होती है, काम करने लायक नहीं होती। उस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस। यानी अगर कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर दे, उसे लकवा मार जाए, उस कंडीशन को कहते हैं पैरालिसिस। मगर बहुत कम पेशेंट ये जानते हैं कि ये पैरालिसिस कैसे कैसे किन किन कारणों से होता है। तो अगर हम इनके कारणों के बारे में बात करते हैं कि पैरालिसिस के पीछे कारण क्या होता है, तो सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी दिमाग में किसी टाइप का नुकसान। अब जब दिमाग में किसी टाइप का नुकसान कैसे आता है, इसको जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि पैरालिसिस से हमारा बचाव हो जाए और चाहते हैं कि पैरालिसिस हमारा ठीक हो जाए, दोबारा से फंक्शन, दोबारा से ताकत आनी शुरू हो जाए, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो हम ब्रेन स्ट्रोक देखते हैं, जो हम पैरालिसिस देखते हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, वो अक्सर दो कारणों से होता है। या तो दिमाग में किसी टाइप में खून का थक्का आके फंसता है, यानी जो खून की सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ, ब्रेन को जो ऑक्सीजन देती है, खाना देती है, उसमें अगर किसी टाइप का खून का थक्का आके फंस जाता है तो क्या होता है कि आगे वाले हिस्से को ब्लड नहीं जा पाता, और जब ब्लड नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, खाना नहीं पहुंचता। उसकी वजह से वहाँ के जो ब्रेन सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के, बिना फूड के मरना शुरू कर देते हैं और हमारा वो हिस्सा दिमाग का काम करना बंद कर देता है। अब जब दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उसका असर हमारे हाथ पैर पे क्यों पड़ता है, ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो वो जो काम करता था, हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करना, हमारी मसल्स को कंट्रोल करना, उसमें मूवमेंट लेकर आना, उसे कंट्रोल करना, वो भी चला जाता है। तो हमें क्या दिखता है कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मगर एक्चुअल में क्या काम नहीं कर रहा होता, हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। इसी तरह से जो दूसरा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक का, वो होता है ब्रेन हैमरेज। तो अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन में जब ब्लड जाता है हाई प्रेशर से, तो ब्रेन के अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट। तो प्रेशर की वजह से वो ब्रस्ट कर जाए तो क्या होता है कि जब वो ब्रस्ट हुई तो क्या वो खून जो है ब्रेन के अंदर लीक हो गया। अब जब ब्रेन के अंदर लीक हो जाता है आपका ब्लड, तो वहाँ का जो एरिया है वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेम रिजल्ट मिलता है कि हाथ पैर की जो फंक्शनिंग है, मसल्स की जो पावर है, वो चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है पैरालिसिस का। मगर इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न होता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर हेड इंजरी। यानी अगर आपके सिर पे चोट लगे या आपके कमर पे चोट लगे, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगे, तो उस केसेस के अंदर भी पैरालिसिस देखने को मिलता है। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है तो अक्सर एकदम पड़ता है कि पेशेंट सो रहा था, सुबह उठा, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, या फिर पेशेंट को महसूस कैसे होता है कि हाथ पैर में धीरे धीरे वीकनेस आनी शुरू होती है। ये जो हाथ पैर में धीरे धीरे वीकनेस आनी शुरू होती है, ये अक्सर उन केसेस के अंदर होता है जहाँ पर आपकी ब्लॉकेज आ रही है, इन्फाक्ट आ रहा है, क्लॉट आ रहा है। अब क्लॉट एकदम तो पूरा ब्लॉक नहीं करता, थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता रहता है, तो क्या होता है कि वो फंक्शनिंग पूरी नहीं जाती, थोड़ी सी जाती है। तो आपको कैसे महसूस होगा कि आपको हाथ पैर में भारीपन महसूस होना शुरू होगा, या फिर आपको हो सकता है कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो। तो ये जो फीचर्स होते हैं ये इन्फैक्ट वाले केसेस में, इस्टेमिक केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। मगर अगर आपको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, क्योंकि हैमरेज एकदम हुआ तो उसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी एकदम फास्ट होते हैं और पेशेंट के हाथ पैर एकदम काम करना बंद कर देते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं। अब इनकी पैथोलॉजी की वजह से इनका थोड़ा ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। अगर कोई पेशेंट पैरालिसिस का हुआ है, स्ट्रोक पड़ा है और स्ट्रोक पड़ते ही वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद पहला जो काम होता है वो आपके हेड का सीटी स्कैन होता है। रीज़न क्यों, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अगर आपके दिमाग के अंदर क्लॉट है तो उसके के अंदर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए TPA इंजेक्शन होता है, जो अगर पेशेंट को सही टाइम से पहले 4 घंटे में लग जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अभी सेल्स मरे नहीं होते, ब्रेन सेल्स, और जैसे ही क्लॉट डिसॉल्व होता है ब्लड का सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है और ब्रेन दोबारा से एक्टिव हो जाता है, या फिर जो नुकसान हुआ होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, जिसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। मगर ये चीज़ हम ब्रेन हैमरेज वाले केसेस में नहीं कर पाते कि जो पेशेंट ब्रेन हैमरेज की वजह से पैरालिसिस हो रहे हैं उनको अगर हम TPA इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, खून पतला हो जाएगा और खून पतला होने की वजह से और ज़्यादा बहेगा। इसी वजह से TPA इंजेक्शन से पहले CT स्कैन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, और इसी वजह से एकदम जाकर आप हॉस्पिटल में आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करते, वो आपको बहुत सही तरीके से, स्टेबल तरीके से एग्जामिन करते हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि एक गलती यहाँ पर पेशेंट की जान ले सकती है।
अब सवाल उठता है कि इन ब्रेन स्ट्रोक के पीछे कारण क्या होते हैं, ये क्यों ये खून का थक्का बना, क्यों ये ब्रेन हैमरेज हुआ। क्योंकि अगर हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम इस पे काम कर कर पेशेंट को अगले स्ट्रोक से बचा सकते हैं, या जो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी हैं वो अपने आप को पैरालिसिस से बचा सकते हैं। तो अगर हम देखें जो पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं अपना पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करवाने, तो मैक्सिमम पेशेंट के अंदर, सबके अंदर तो नहीं मिलता बट काफ़ी पेशेंट के अंदर हमें हिस्ट्री मिल जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की, शुगर लेवल की, डायबिटीज़ की। उन केसेस के अंदर जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे खून की गाढ़े होने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाते हैं। अब ये क्लॉट कहीं पर भी जाके अटकेगा, वहाँ पर वो डैमेज करता है। अगर वो ब्रेन में अटके तो ब्रेन में डैमेज करता है, अगर हार्ट में अटके तो वो हार्ट में डैमेज करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से। मगर जो केसेस ब्रेन हैमरेज के होते हैं उनके अंदर इकलौता फैक्टर होता है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ब्रेन के अंदर या तो एन्यूरिज्म बनता है। अब एन्यूरिज्म कैसा होता है कि खून का गुब्बारा सा बन जाता है, जो प्रेशर की वजह से अगर कभी फट जाए तो ब्रेन के अंदर लीकेज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अपना बीपी कंट्रोल में रखते हैं तो आप ब्रेन हैमरेज से बच जाते हैं, और अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल कंट्रोल में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इन्फैक्ट से, क्लॉट से भी बच जाते हैं, जिससे आपको पैरालिसिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिन पेशेंट को पहले से पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ चुका है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर्टीज़ है गाढ़ा होने की, उसकी क्लॉट बनाने की, फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ है, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, तो ज़रूरी होती है कि इन फैक्टर्स पे काम करना। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में एक बार स्ट्रोक पड़ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नहीं पड़ सकता। आपको पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो माहौल तैयार है जो दोबारा से आपको ब्रेन स्ट्रोक करवाने में सक्षम है। तो हमें क्या करना है, हमें उन फैक्टर्स को बदलना है जो ब्रेन के अंदर ये टाइप का नुकसान करते हैं। तो हमें अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को हमेशा चेक करते रहना है, और चेक करने के साथ साथ सही मेडिसिन से उसे कंट्रोल करना है, सही लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना है, सही डाइट से कंट्रोल करना है। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं मेडिसिन खा तो रहा हूँ तो मैं बच जाऊँगा। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर सही लाइफस्टाइल को चूज़ नहीं करते, सही डाइट नहीं लेते, सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, कोई भी डॉक्टर आपको दोबारा पैरालिसिस के स्ट्रोक से नहीं बचा सकता। अब चलते हैं पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के ऊपर, कि किस तरह से कोई भी अपने हाथ पैर में दोबारा से पावर लेकर आ सकता है। जो हाथ नहीं चल रहा, जो पैर ढंग से नहीं चल रहा, जो पैर नहीं चल पा रहा, उसमें पावर कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, समझना पड़ता है हमें अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन की हीलिंग पावर्स को। हमारा जो ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है न्यूरॉन सेल्स का। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं यही हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ग्रुप में एक फंक्शन को निभा रहे होते हैं। जैसे अगर वहाँ पर कुछ लाख सेल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन दे रहे होंगे, आपके फेस को चला रहे होंगे, आपकी आई की कोऑर्डिनेशन दे रही होगी। तो जिस एरिया में क्लॉट आता है, जिस एरिया में ब्लड नहीं पहुँच पाता, उस हिसाब से आपको डैमेज होता है। डैमेज अक्सर जो हम देखते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर हमेशा पार्शल होता है, हाफ साइड होता है, कि लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं कर रही या फिर राइट साइड की काम नहीं कर रही। बहुत कम केसेस होता है कि दोनों साइड का पैरालिसिस आपको एक साथ हो जाए। अब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, वो बढ़ नहीं सकते, हमें उन्हीं न्यूरॉन्स को यूज़ करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन को अगर हम देखें कि ब्रेन के अंदर कैसे हीलिंग होती है, तो अगर आपको कभी याद हो कि जब आपको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, पैरालिसिस हुआ था, तो आपके जो ब्रेन के सेल्स थे वो डैमेज हो गए। अब वो जो डैमेज हो गए तो उसके बाद आपने क्या देखा कि आपके हाथ पैर में दोबारा से ताकत आने लगी, दोबारा से फंक्शनिंग आने लगी। हो सकता है वो कंप्लीट नहीं आई, हो सकता है आपके हाथ पैर में पूरी ताकत नहीं आई, दोबारा चलने लायक नहीं हुए, मगर इम्प्रूवमेंट हुई। ये क्यों हुई? अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरे पैरालिसिस का ट्रीटमेंट समझ जाओगे, क्योंकि वो जो सेल्स थे जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, जहाँ पर ब्रेन अपना ब्लड लीक हुआ था, वो तो फुली डैमेज है, वो तो मर गए, वो तो काम नहीं कर सकते। मगर ब्रेन ने अपने अंदर हीलिंग की वजह से उसको
रिकवर किया। कैसे किया? इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है ब्रेन का, और साथ साथ यही डेवलपिंग प्रोसेस होता है ब्रेन का। अगर एक छोटा बच्चा होता है उसके ब्रेन के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ब्रेन की फंक्शनिंग, ब्रेन का लॉजिक, ब्रेन की काम करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से ही होता है। सेम चीज़ होती है जब आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद ये एकदम फास्ट मूवमेंट में आ जाता है क्योंकि उसको अपनी फंक्शनिंग को वापस लेना होता है। मगर इसके साथ एक दिक्कत ये आती है कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है तो ये पहले 6 महीने में बहुत अच्छी होती है। यानी जिस दिन आपको स्ट्रोक हुआ उससे लेकर अगले 6 महीने तक अगर पेशेंट कोई मेडिसिन नहीं भी लेता, कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेता, तो भी पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर इस टाइम में आप किसी बाबा के पास जाओगे, फ़कीर के पास जाओगे, या किसी हॉस्पिटल जाओगे, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, तो पहले 6 महीने में आपको आराम आना निश्चित होता है, मगर ये पूरा नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट के हाथ पैर में फंक्शनिंग पूरी वापस नहीं आ पाती, वो रह जाते हैं। वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इस न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि बंद हो चुकी है उसे रीस्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। अगर हम इसे चालू रखेंगे तो क्या होगा, ब्रेन डेवलप होता रहेगा और आपके हाथ पैर पे फंक्शनिंग आनी शुरू हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्योंकि ब्रेन का हिस्सा है तो इसको लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। मैं समझाता हूँ। हमारा ब्रेन ने क्या किया कि आपने जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट की, साइंस इंजीनियरिंग की, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से एक्टिवेट हो गई। मगर जो वो पाथवेज बना रहा है उसके पास ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग हमें उसको देनी पड़ती है। और इसमें क्या काम करती है? उसमें काम करती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अक्सर पेशेंट में से आके पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाएं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएं, या फिजियोथेरेपी अच्छी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अच्छी है। अक्सर हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी मसल्स के लिए होती है, आपकी मसल्स ठीक रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं हिलती तो मसल्स में एट्रोफी होनी शुरू होती है, सूखनी शुरू हो जाती है। और अगर आपका ब्रेन ठीक भी हो जाए और अगर नीचे आपकी मसल्स ठीक ना हो तो क्या आप मूवमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो हमें दोनों ही फैक्टर्स को ठीक रखना पड़ता है। हमें फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है और ब्रेन को भी ठीक करना पड़ता है। दूसरी चीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में ज़रा सा फ़र्क होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर मसल्स की मूवमेंट आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के हिसाब से करवाई जाती है, जबकि फिजियोथेरेपी के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो मसल्स के हिसाब से करवाई जाती है। अब जैसे अगर मैं एक पेशेंट को चाहता हूँ कि वो साइंस इंजीनियरिंग में आया है और वो फटाफट चले, जल्दी से जल्दी वो चलना शुरू कर दे, जो उसकी चाल में दिक्कत है, जो वो अपना पैर घसीट के चलता है या पैर वो नहीं उठा पाता, मैं चाहता हूँ कि वो पैर उठाना शुरू करे। तो अगर मैं वही चीज़ करवाने के लिए पेशेंट को कहता हूँ कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ, पेशेंट को बेड पर लेटाओ और उसके पैर को इस तरह से मूवमेंट करते रहो, वो पेशेंट कभी भी ज़िंदगी में नहीं चल पाता। मगर वहीं पे अगर एक पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग का ही ट्रीटमेंट ले रहा है और साथ में वो सिर्फ चलता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दिन में चलने की कोशिश करता है, रोज़ सुबह 1 घंटा सुबह की सैर, 1 घंटा शाम की सैर, अगर 1 घंटा नहीं हो पाता तो आधे घंटे में कई बार सैर करता है, करके सारे घर में घूमता रहता है, पार्क जाता है, मार्केट जाता है, सामान लेकर आता है, या फिर मंदिर गुरुद्वारे कहीं पर भी जाता है। अगर उसकी लेग की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो ब्रेन को पता लगता है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई है, दिमाग के अंदर जो नया कमांड सेंटर बना है उसका क्या करना है, तो पेशेंट को हमें चलाना पड़ता है। और ये चलाना है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये फिजियोथेरेपी में आपको कम देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, आपको मशीन्स लगाते हैं, मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं, मसल्स बिल्कुल ठीक रहती हैं, मगर पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। तो पेशेंट को ठीक रखने के लिए हमें पेशेंट को चलाना है। अगर पेशेंट नहीं चलता, वो दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट ले ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं चल पाता आगे भी। इसलिए आप अक्सर पेशेंट से सुनते होंगे, जब आपसे कोई मिलने आता है तो अक्सर ये कहता है कि पेशेंट को चलाओ, पेशेंट को चलाओ, पेशेंट को चलाओ। और वो राय सच्ची में बहुत कारगर होती है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा है और वो पहले दिन से ही कोशिश करना शुरू कर देता है चलने वाली, या जैसे ही बैक में पावर आई चलने की कोशिश कर देता है, तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। अगर वहीं पेशेंट कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं से नहीं उठा जा रहा, मैं से नहीं किया जा रहा, मैं नहीं करूँगा, मुझे पेन हो रहा है, वो पेशेंट नहीं चल पाता। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें दोनों फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बीच का डिफरेंस समझना है, दोनों के बेनिफिट्स का डिफरेंस समझना है, दोनों का पर्पस समझना है। तो दोनों के पर्पस को समझो। फिजियोथेरेपी खराब चीज़ नहीं है, आपने करवा सकते हो, मगर अगर आप चलते नहीं हो, खड़े नहीं होते, तो आपको कोई भी फिजियोथेरेपी, कोई भी मेडिसिन, इवन साइंस इंजीनियरिंग भी आपकी मदद नहीं कर पाता। तो अगर आप साइंस इंजीनियरिंग में आना चाहते हो तो पहली कंडीशन यही है कि आपको चलना पड़ेगा। अगर आप लेग में पावर लेना चाहते हो, दोबारा से चलना चाहते हो, तो आपको चलना पड़ेगा। तो ये बात आप अपने अंदर रख लो कि अगर आपने चलना है तो चलना है। अब हम चलते हैं आर्म की तरफ, यानी आपके हाथ की तरफ, कि इसमें कैसे पावर लेकर आई जा सके, इसमें कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जा सके। अक्सर पेशेंट के हाथ में बहुत कम मूवमेंट होती है या थोड़ी सी मूवमेंट होती है, तो हमें उसे बढ़ाना होता है। तो हमें पेशेंट से क्या करना होता है, पेशेंट को बोलना होता है कि आप फोर्स लगाएं। अक्सर पेशेंट के पास, मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अपने हाथ दोनों उठाओ। पेशेंट कहते हैं मेरे से उठेगा ही नहीं, दूसरा हाथ उठा लेते हैं और ये वाला हाथ, पैरालिसिस वाला हाथ छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपने जोर क्यों नहीं लगाया। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरा हाथ नहीं उठेगा। मैं फिर उनको जोर से कहता हूँ नहीं, आप हाथ उठाओ, आप अपना हाथ उठाओ। फिर वो थोड़ा सा उठाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाता है। मैंने कहा अब कैसे उठ गया हाथ। आपको ये जानना है कि आपके हाथ में पावर है, चाहे आपके शोल्डर में हो, चाहे आपकी एल्बो में हो, चाहे आपकी फिंगर्स में हो, वो थोड़ी सी पावर ही बढ़ते बढ़ते आपको ताकत देगी। तो अगर आप ये मानते हो कि आप बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते, तो आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। आपको अपनी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती हम देखने को मिलती है, वो अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का जो हम माइंडसेट देखते हैं वो अक्सर मसल्स तक लिमिटेड रहता है, ये मसल, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, मगर हमें ब्रेन के हिसाब से सोचना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन में नुकसान हुआ है। मसल्स आर ओके, मसल्स को क्या हुआ, कोई चोट लगी है, बोन में कोई चोट लगी है, कहीं चोट नहीं लगी, मगर हमें सोचना है ब्रेन के हिसाब से। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट आकर आपका हाथ इस तरह से आगे पीछे करके चला जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वही फिजियोथेरेपिस्ट यही एक्सरसाइज सही तरीके से करवाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला होता है। हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर हाथ पे रेजिस्टेंस देना होता है। हमने पेशेंट का हाथ को थोड़ा सा वेट देना है और पेशेंट को बोलना जोर लगाए। वो बहुत धीरे धीरे जोर लगाएगा, बहुत धीरे धीरे हाथ जाएगा, और हमने थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हुए रेजिस्टेंस को हाथ को पीछे जाने देना होता है। और जब उसका हाथ रुक जाए तो फिर हमने थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ पुश करना होता है, फिर उसको नीचे लाना होता है। फिर बोलो कि जोर लगा, वो धीरे 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 जोर लगाएगा और आपने धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करते जाना है और उस हाथ को पीछे की तरफ आने देना होता है। इस तरह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर से जोर लगता है। पेशेंट का हाथ मसल्स ताकत नहीं लगा रही, यहाँ उसका ब्रेन लगा रहा है। उसको ब्रेन को पता है कि ये काम मुझे करना है और इसमें मुझे माहिर होना है। तो ब्रेन हमारा एक ही काम को बार बार करने से बेटर होता चला जाता है। इसी तरह से शोल्डर वाली एक्सरसाइज होती है। पेशेंट अक्सर क्या करते हैं, उनको बोलो कि शोल्डर एक्सरसाइज करनी, दोनों हाथ को इस तरह से दूसरे हाथ से उठा लेते हैं, मगर पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि जोर आपने पैरालिसिस वाले हाथ से लगाना है, ना कि दूसरे हाथ से लगाना। इसको असिस्ट करना है। ये हाथ पे आपने जोर लगाया कंधे उठाने की, जब ये नहीं जा पा रहा तो आपने थोड़ा सा जोर अपने सही हाथ से लगा दिया और इसको पूरा होके ऊपर लेके जाना है। ये चीज़ समझनी हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ आपको इसमें पेन हो सकता है, मगर पेन का इलाज हमारे पास है। जो चीज़ सबसे मुश्किल है आज के डेट में वो है पैरालिसिस का इलाज, आपके ब्रेन का इलाज। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रेन को ठीक करना है तो ब्रेन को समझना भी पड़ता है। ब्रेन क्या चाहता है आपसे, आप क्या चाहते हो वो नहीं, आपका ब्रेन आपसे क्या चाहता है। और अगर उसे वो चीज़ मिल जाती है तो पेशेंट में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। साइंस इंजीनियरिंग में डेली कम से कम 250 से 300 पैरालिसिस के पेशेंट फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, पैरालिसिस के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है आयुर्वेदिक मेडिसिन की। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनको लगता है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, वो अपना एक बार मेडिसिन को खुद ब खुद देखें, वो कौन सी मेडिसिन किस वजह से ले रहे हैं। अगर आप किसी भी पैरालिसिस पेशेंट का मेडिसिन का पर्चा निकाल के देखते हो तो उसमें जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत लिमिटेड सी होती है, और वो मेडिसिन मैं आपको अभी बता सकता हूँ और क्या पर्पस है वो भी बता सकता हूँ। आप मेडिसिन ले रहे होंगे खून को पतला करने की, अगर आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्राक्ट आया होगा। आप मेडिसिन ले रहे होंगे मल्टीविटामिन, आप मेडिसिन ले रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल की, आप मेडिसिन ले रहे होंगे बीपी की, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे होंगे। बस यहाँ पर ट्रीटमेंट ख़त्म। मगर ये ट्रीटमेंट आप खुद सोच सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ब्रेन को भूल जाता है कि ब्रेन को भी कुछ चाहिए।
अगर आप ब्रेन के बारे में नहीं सोचते, ब्रेन आपके बारे में नहीं सोचता। ब्रेन नहीं अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, अपना जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो बंद है वो बंद ही रह जाती है। इसलिए सालों साल आप मेडिसिन खा लो, सालों साल आप फिजियोथेरेपी करवा लो और पेशेंट में आपको 0% चेंजेस देखने को मिलते हैं। साइंस इंजीनियरिंग में पेशेंट एकदम पैरालिसिस होकर नहीं आते, उनको कई कई साल हो चुके होते हैं और उनमें फिर इम्प्रूवमेंट लेकर हम आते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो साइंस इंजीनियरिंग में पहली चीज़ ये की जाएगी कि आपकी वो मेडिसिन बंद नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, बीपी इंपॉर्टेंट है, आपका शुगर इंपॉर्टेंट है। इन सबको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगले स्टॉक से, अगली बार दिक्कत ना आए, इसके लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर इससे आपका ब्रेन भी ठीक नहीं होने वाला, इससे आपके हाथ पैर में ताकत नहीं आने वाली। तो पेशेंट बहुत भटकता है, बहुत परेशान होता है और अक्सर गलती कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर समाज की ही है कि हम पेशेंट को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते कि इस स्टेज के बाद क्या अच्छा है, इसके बाद आपने क्या करना है। तो अगर पेशेंट को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी करवाते करवाते वो थक चुका है और उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो उसे दोबारा से सोचने की ज़रूरत होती है कि उसने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मिस्टेक की। क्योंकि कुछ भी अगर हम देख रहे हैं, अगर पैरालिसिस का स्ट्रोक भी हुआ है तो वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है, किसी और की गलती से नहीं हुआ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हमारी गलती से बढ़ा, शुगर बढ़ी हमारी गलती से बढ़ी, बीपी बढ़ा हमारी गलती से बढ़ा। तो गलतियाँ हमारी ही होती हैं। चाहे आपके हाथ में ताकत नहीं है, चाहे आपके पैर में ताकत नहीं, तो गलती कहाँ थी? हमारी ही थी। जो पेशेंट है उसी की अक्सर गलती होती है कि पेशेंट उस चीज़ को समझना नहीं चाहता, हर चीज़ में शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट। तो ये जो शॉर्टकट अपनाने की जो हमारी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, वो थोड़ा सा स्टे देना पड़ता है और डीप जाके नॉलेज लेकर उस चीज़ को हमें शुरू करना पड़ता है, हमें अपने ब्रेन को शुरू करना पड़ता है। तो अपने ब्रेन को समझो कि ब्रेन क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो वो नहीं, आपका ब्रेन आपसे क्या चाहता है, उसे ठीक होने के लिए क्या चाहिए, उसको जो चाहिए उसे हमें देना है। डाइट से देना है, एक्सरसाइज से देना है, मेडिसिन से देना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से देना है। सबको कंबाइन करके पेशेंट को वो चीज़ दो। पेशेंट के अंदर चेंजेस आपको पहले ही महीने से नज़र आने शुरू होते हैं। 15-20 दिन होते हैं, पेशेंट के हाथ में पावर आनी शुरू हो जाती है। कैसे हो जाती है? कोई चमत्कार थोड़ा है, ये जो है सब मेडिकल साइंस है। अब पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊँगा? डॉक्टर साहब ये मेरे हाथ कितने टाइम में चलना शुरू हो जाएगा? डॉक्टर साहब मेरा पैर चल चुका है, मेरा हाथ कितने टाइम में चलेगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपको डैमेज कितना हुआ है, कहाँ पर हुआ है और कितना बड़ा एरिया इफेक्टेड है आपके ब्रेन के अंदर। अगर छोटा एरिया होता है, इफेक्टेड होता है, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को 15-20 दिन के अंदर आराम दिखना शुरू हो जाता है, महीने 2 महीने के अंदर वो चीज़ खत्म हो जाती है। साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट खत्म, आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकते हो। अगर आपका एरिया बड़ा डैमेज हुआ है तो उस पर रिकवरी में टाइम लगता है। रिजल्ट्स आपको फर्स्ट मंथ में दिखने शुरू हो जाएंगे कि जो आपका हाथ नहीं चला था वो थोड़ा हिलने लग गया, फिंगर्स चलने लग गई, आपकी जो चाल थी वो स्टेबल हो गई, टांगों में ताकत आनी शुरू हो गई, थकावट कम होती है, एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हो, ये होना शुरू हो जाता है। मगर पेशेंट को इंडिपेंडेंट, पेशेंट को वो चीज़ फील करना कि मैं पहले जैसा हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जो पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक हुआ है क्लॉट की वजह से, रिकवरी बहुत फास्ट है, 2-3 मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी है। जिन पेशेंट के अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ है उनको थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उनका ब्रेन के अंदर जो डैमेज है वो ज़्यादा हुआ होता है। तो उनको 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है अच्छी सब्सटेंशियल अपनी एक कैसे कह सकते हैं ना रिकवरी दिखाने में। मगर जो पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है स्पाइनल इंजरी के अंदर, सिर्फ एक वही पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। आज तक 100-200 पेशेंट जो हम देखते हैं, अगर उसकी एवरेज निकालें तो मुश्किल से 3 से या 4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम चेंजेस लेकर आ पाते हैं। बाकी जो बहुत बड़ी परसेंटेज है, मैं खुद मानता हूँ ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट जिनको चोट की वजह से हुआ है, उनके अंदर रिकवरी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। तो अगर आपको पैरालिसिस हुआ है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिकवरी है। सिर्फ दिक्कत स्पाइनल इंजरी, हेड इंजरी वाले पेशेंट के साथ है। पैरालिसिस पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट के घर वाले आते हैं और पेशेंट के खाने में से ना सारे मसाले निकाल देते हैं, नमक निकाल देते हैं कि आपका बीपी हाई रहता है, आप नमक मत खाओ। पेशेंट को ऐसा खाना दिया जाता है जो उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं करता। पेशेंट खाना कम कर देता है क्योंकि उसे टेस्ट नहीं आ रहा होता।
वो खाना खाना बंद करता है, बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, मसल सूखना शुरू कर देती है, पेशेंट की कंडीशन और डेटोरेट करती है। पेशेंट को हमने कोलेस्ट्रॉल से बचाना है, डायबिटीज़ से बचाना है, हाइपरटेंशन से बचाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को खाना नहीं देना। पेशेंट को खाना हमने वो देना होता है जो प्रोटीन में रिच हो, जो एनर्जी में रिच हो, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच हो। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते पेशेंट को डाइट देनी पड़ती है, क्योंकि ये रिकवरी के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल जाएगी, डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़ की मेडिसिन चल जाएगी, और आपका बीपी है तो बीपी की मेडिसिन चल जाएगी। मगर अगर न्यूट्रिशन नहीं चला तो उसके लिए कोई टैबलेट नहीं होती। तो खाना बॉडी में सही तरीके से जाना एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली उसके अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अक्सर हम पेशेंट में भी देखते हैं कि जो मल्टीविटामिन चल रहे होते हैं वो बी के सप्लीमेंट चल रहे होते हैं, चाहे वो B6 हो चाहे वो B12 हो। तो वो रिच करने के लिए हमें पेशेंट को जो डाइट देनी पड़ती है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को कि आप अपनी जो डाइट के अंदर कुछ चीज़ें को ज़रूर ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि हमने ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर वो चीज़ें रॉ मटेरियल पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हमारी बॉडी में B12 B6 की कमी है तो आप अपने आप को देखते हो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो मैकेनिज्म है वो स्लो चलता है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स पूरे रखने हैं, और साथ साथ देना है अच्छी अमाउंट में लाइट प्रोटीन, क्योंकि अब आपके ब्रेन ने डेवलपमेंट करनी है, आपके न्यूरॉन्स ने अपनी लेंथ को बढ़ाना है। नंबर नहीं बढ़ेंगे मगर उनका साइज़, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़नी है। तो उनको रॉ मटेरियल का चाहिए प्रोटीन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन के लिए हम पेशेंट को देते हैं मिल्क, क्योंकि मिल्क एक बहुत ईजिली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन है। तो हमने क्या करना है, पेशेंट को मिल्क की अमाउंट बढ़ा देनी है। पेशेंट को आपने दिन में 2 बार 3 बार, चाहे थोड़ा थोड़ा आप दो, आपने देना है। मिल्क से क्या होगा, रॉ मटेरियल बॉडी में जाएगा। और इसी की तरह जो मूंग की दाल होती है, बहुत लाइट प्रोटीन है, बहुत इजीली एब्जॉर्बेबल होने वाला प्रोटीन है। पेशेंट को देना है, पेशेंट को रोकना नहीं है। उसमें चाहे पेशेंट को टेस्ट डालना पड़े, चाहे उसके अंदर आपको उसमें हींग डालना पड़े, जीरा डालना पड़े, मगर टेस्टी बना के पेशेंट को दो, जिससे वो मैक्सिमम अमाउंट में से इनटेक करना शुरू करे। जितना वो इनटेक करेगा उतना अच्छा रॉ मटेरियल बॉडी के अंदर होगा, उसी हिसाब से तो ब्रेन डेवलप करेगा। अगर हमने मेडिसिन दी, बॉडी का न्यूट्रिशन खराब है, बॉडी के अंदर विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं करता। उसके बाद जो चीज़ चाहिए उसको हमें देनी पड़ती है, तभी जाके हमें वो चीज़ मिल पाती है जो हम चाहते हैं। मसाज एक ऐसी चीज़ है जिसे सारे डॉक्टर्स मना करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं मसाज नहीं करनी, फिजियोथेरेपिस्ट मसाज नहीं करनी। मगर मसाज में बुराई क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मसाज अगर आप रगड़ के करते हो, मांसपेशियों को रगड़ के करते हो, तो वो 100% आपकी मसल्स को नुकसान पहुँचाएगा। मसल्स में कंट्रिक्शन पड़ने शुरू हो जाएंगे, मसल्स टाइट हो जाएंगी, आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग परमानेंट तरीके से चली जाएगी। मगर अगर वही मसाज सही तरीके से करते हो तो पेशेंट की मसल्स रिलैक्स करती हैं, मसल्स में जो पेन हो रहा है वो चला जाता है, मसल्स में जो फटीक है वो चला जाता है, पेशेंट जल्दी से एक्सरसाइज करने वाला बन जाता है। तो सही तरीके से एक्सरसाइज करना, सही तरीके से मसाज करना हर पैरालिसिस पेशेंट को पता होना चाहिए। मसाज करने के लिए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऑयल यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस संजीवनी ऑयल दे रहा है उसी से सब कुछ होगा। ऑयल जो होता है आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए नहीं होता। वो आपकी मसल्स को आराम देगा, आपकी मसल्स को आराम देगा, आपके ब्रेन में कोई नहीं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट आता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरे हाथ पैर पे कुछ कर रहा हूँ तो मेरा हाथ पैर ठीक होना शुरू हो रहा है। मच मोर लाइक ए प्लेसिबो इफेक्ट। मैं खुद मानता हूँ कि ऑयल की जो फंक्शनिंग है मसल्स लेवल तक ही है। मसल को रिलैक्स कर सकता है मगर मसल्स में ताकत नहीं डाल सकता। ताकत आपके ब्रेन से ही आएगी। तो आपने ऑयल लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ, आपने अंदर की तरफ लेकर आना है और दबाना नहीं है, उसको हल्के हाथ से लगाना है। हल्के हाथ से जैसे आप क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, इस तरह से आपने इसको लगाना है। और इसको जैसे आप रब करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और हीट जो होती है वो मसल्स को रिलैक्स करती है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट कई टाइप के इक्विपमेंट भी यूज़ करता है, और आप इसको गर्म पानी की थैली से सिकाई कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप थोड़ा गर्म कंबल लेके बैठ जाओ तो हीट से आपकी मसल रिलैक्स हो जाती हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मेन पर्पस होता है आपका ऑयल मसाज का, वो होता है हीट जनरेशन का, क्योंकि हीट पड़ते ही आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। आपकी जो फटीग है, जो थकावट है आपकी मसल्स में जो एक्सरसाइज करने से आई है,
वो भी चली जाएगी। और पेशेंट को लगता है कि मैं कुछ लगा रहा हूँ इसलिए वजह से मेरे हाथ पैर में ताकत आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का साइकोलॉजिकल जो होता है उसको भी आराम मिलना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहे हैं और आराम आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है मसाज पेशेंट के लिए। पेशेंट को मसाज आप करवाएं, मसल्स में रिलैक्सेशन ज़रूर आती है। इसी तरह से हम लेग की मसाज भी करते हैं। लेग की मसाज भी नीचे से हम ऊपर की तरफ करते हैं, अंदर की तरफ लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो मसाज नीचे से ऊपर करने का रीज़न क्या होता है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जब हम मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो जो हमारे स्किन के नीचे सर्कुलेशन होता है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा होता है, ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो वो उसे फैसिलिटेट करता है, उसको वो हेल्प करता है। तो जब उसको हेल्प करता है तो हमारे जो सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज होने की वजह से मसल्स में रिलैक्सेशन ज़्यादा आती है। तो कभी भी मसाज करो तो ऐसे ऐसे नहीं करनी, नीचे से ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, मसल रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी, मसल से अच्छी तरह हार्मोन में ऑक्सीजन जानी शुरू हो जाएगी और पेशेंट को आराम अच्छा मिलेगा।